अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद आज फिर बंद है। पिछले 2 महीनों में ये तीसरी बार है कि इस्लामाबाद आज फिर बंद है। सबसे पहले साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब ने डी चौक इस्लामाबाद पे एक धरना दिया जो तकरीबन 2 महीने जारी रहा, और उस धरने का मकसद ये था कि फ़लस्तीन का जो इशू है उस पे वो एहतजाज कर रहे थे और वो पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ मुतालबात थे। उस धरने के दौरान एक तेज़ रफ्तार कार ने वहाँ रात को 2 मुजाहिरीन को कुचल कर मार डाला। वो धरना खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP अपना धरना लेकर फैज़ाबाद पहुँच गई और इशू फिर फ़लस्तीन। और वो धरना कई दिनों तक यहाँ बैठा रहा। इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगियाँ अजाब हो गई। और आज फिर ना सिर्फ ये कि जमात इस्लामी का एक धरना इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में फिर रहा है। 3 जगहों पे उन्होंने इस वक्त धरना दिया हुआ है। लियाकत बाग है, I8 है, चुंगी नंबर 26 है और फैज़ाबाद। इन चारों जगहों पे जमात इस्लामी के बहुत सारे कारकुनान जमा हैं और हाफिज़ नईमुर साहब उन कारकुनान से ख़िताब फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनका लहू गरमा रहे हैं। और इस धरने का मकसद ये है कि बिजली के बिलों में जो बेतहाशा इजाफा हुआ है, बजट में जो नए टैक्सेस लगाए गए हैं, पाकिस्तान में महंगाई का जो आलम है, उसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी ने ये आज धरने की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद में डी चौक में। लेकिन इस्लामाबाद की पुलिस ने ये फ़ैसला किया है कि इस धरने को हम डी चौक तक नहीं आने देंगे। लेकिन इस ना आने के बावजूद इस्लामाबाद पूरा बंद है इस वक्त। हम अपने ऑफिस में भी बड़ी मुश्किल से घूम घुमा के कहीं से पहुँचे हैं। और चौथा जो एक धरना या जलसा या रैली इस्लामाबाद में होनी थी, वो आईने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान ने PTI जिसका हिस्सा है उसने कॉल दी हुई थी। और PTI आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गई, अदालत में भी अपने जलसे या रैली की इजाज़त लेने के लिए, लेकिन उन्हें आज के लिए इजाज़त नहीं मिल सकी इस बुनियाद पर कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और यहाँ पे दफ़ा 144 के नफाज की वजह से किसी भी किस्म के सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। तो उनके जलसे की इजाज़त आज नहीं हुई, लेकिन 29 जुलाई को उनको इजाज़त मिल गई है। इस वक्त जो है तो इस्लामाबाद बंद इसलिए है कि जमात इस्लामी का धरना जारी है। आपको थोड़ा सा उसका फुटेज दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि लोगों के जज्बात जमात इस्लामी के कारकुनान के इस वक्त क्या हैं। सबसे बड़ी चीज होती है तहरीकों में, हर एक की अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो आपका नज़्म आपको हिदायत देगा, जो आपका अमीर हिदायत देगा, आप उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आपका अमीर आपको हिदायत देगा, आप अमल करेंगे। तो बस ये समझ लीजिए जमात इस्लामी के लोग इस धरने में शामिल होंगे और हमारे मरकजी अमीर जनाब नईमुल हक साहब के छाना बिछाना यहाँ खड़े होंगे। अजीज साथियों, आज अगर जमात इस्लामी ने इस धरने की कॉल दी है तो इसमें जमात इस्लामी की कोई सियासत नहीं। हम कोई आपने सुना हाफिज़ नईमुर साहब फरमा रहे हैं कि जो धरने की ये कॉल है इसमें कोई सियासत नहीं है। हम ये लोगों के लिए, आवाम के लिए, उनकी सहूलत के लिए और महंगाई की वजह से उन पे जो बोझ पड़ा हुआ है, हम इस वजह से ये धरना और रैलियां कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है ये तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। आज शाम तक, रात तक ये सारी स्टोरी डेवलप होती रहेगी। उम्मीद है कि अमन व अमान के साथ ही ये इसका इख्तिताम भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी हैपनिंग्स आज पाकिस्तान में हो रही हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इस बात पर थी कि अज़मा कारदार जो वज़ीर इत्तलात पंजाब है, उनके ख़िलाफ़ एक फ़ेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चलाई गई और जिसको डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दिया है। और उस पर उन्होंने कहा है कि हम एक सख्त कार्रवाई इसके ख़िलाफ़ करेंगे। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन एंकर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक मनफी प्रोपेगेंडा कैंपेन PTI से वाबस्ता कुछ लोगों ने शुरू की है। तो PTI पे ये काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम आ रहा है कि इस मुल्क में जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स की जा रही हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़, उसमें PTI का सोशल मीडिया बहुत सरगर्म है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ PTI का सोशल मीडिया ही ख़वातीन पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और दूसरी कुछ सियासी मजहबी जमातों के सोशल मीडिया का भी ट्रेंड ये रहा है। लेकिन इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में आज अली मीन गंडापुर साहब ने उन्होंने खिताब किया और उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि हम
अपने सूबे में किसी भी किस्म का फौजी ऑपरेशन होने की इजाज़त नहीं देंगे। हालांकि कुछ ही दिन पहले एपेक्स कमेटी का जो इजलास हुआ पेशावर में, उसमें वाज़े तौर पर यह अलामिया जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि हर किस्म की दहशतगर्दी और हर किस्म की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो मिलकर काम करेंगी और सूबे को इन अनासर से पाक करेंगी। लेकिन आज ज़ाहिर हो सकता है कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने ये किया हो, क्योंकि जो मीटिंग में तय हुआ था उससे आज उनकी जो पब्लिक पोस्टिंग है वो मुख्तलिफ है। हमें ज्वाइन किया है शुएब शाहीन साहब ने, जो कायम मुकाम वज़ीर इत्तलात और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कायम मुकाम सेक्रेटरी इत्तलात और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। आपसे मैं बात का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाह रहा हूँ अलीमा खान साहिबा का, जो हमशीरा हैं इमरान खान साहब की, और जेल में मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं फौज पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाए। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। जी शुएब साहब, क्या पैगाम पहुंच गया खान साहब का जहां पहुंचाना था? शुएब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये डिफरेंट अंदाज में मुख्तलिफ बात। जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अफसार आलम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंट अंदाज से ये बात कल से चल रही है। उमर अयूब साहब ने परसों से, उमर अयूब साहब का भी पैगाम आया और अलीमा बाजी का भी ये मैसेज था और उन्होंने मीडिया से बात की। तो मेरा ख्याल है कि उन दोनों बातों का मकसद मुद्दा तो एक ही था। ये इस वक्त फ़ौज और पीटीआई मीन्स अवाम इसलिए कि 80 से 85-90% अवाम आज पीटीआई के साथ खड़ी हुई है। इनको लड़ाना चाहते हैं, इनके दरमियान वो माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जो नहीं होना चाहिए। ना ये मुल्क के लिए बेहतर है, ना हम सब के लिए बेहतर है, ना ये अवाम के लिए बेहतर है, ना फ़ौज के लिए बेहतर है। आई थिंक ये एक इनक्रक्स अगर आप कह लें तो एक मैसेज था जो एक पैगाम दिया गया। आई थिंक तो आज इस मैसेज के जरिए तो अवाम, आपने कहा अवाम तो पीटीआई है, तो अवाम क्या समझे कि आज आपका बयानिया सुलह का है या लड़ाई का है? एक तरफ आप एहतजाज कर रहे हैं आईने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान, दूसरी तरफ आप फिर फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो किस चीज़ पे यकीन किया जाए? अवाम किस चीज़ पे यकीन करे आज? पहली बात तो यह है कि हमने कभी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। हमने पहले भी यही पैगाम दिया है और आज भी यही हमारा पैगाम है कि आपने इनको अगर मुसल्लत किया है तो आप ये काम न करें। आज भी हमारा पैगाम उनको वही है और कल भी पैगाम वो था। हमारे साथ बात यह है कि अगर हम किसी का सहारा क्यों मांगेंगे? हमारे पास तो आइन का सहारा है, कानून का सहारा है, अवाम का सहारा है। आज अवाम जमहूरियत का क्या मतलब है? जमहूर का फैसला, जमहूर ने तो फैसला दे दिया 8 फरवरी को और जमहूर ने हमारे हक में फैसला 180 से ज़्यादा सीटें दे दी। आज जिस अंदाज से हमसे बल्ले का निशान छीना, जिस तरह हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, हमें नाअहल किया, हाँ, और हमारी मखसूस सीटें रेवड़ियों की तरह बांट दी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट में हमें रिलीफ दिया। आज भी 215 मुकदमात फेस कर रहे हैं इमरान खान। हम तो ये कहते हैं कि भाई आइन और कानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो, जिन लोगों को लोगों ने वोट दिया है वो हक के हुक्मरानी रखें। दैट्स द थिंग। शुएब साहब, लेकिन कुछ दिन पहले तक आपकी जमात का लबो लहजा बहुत सख्त था, इवन उमर अयूब का भी। उन्होंने तो ये भी कहा किसी का बाप भी पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। मतलब उनके अल्फाज आपने सुने होंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्या लहजा था, क्या अल्फाज थे। आज कल उनका लहजा कुछ और था, खान साहब का लहजा भी बदल गया है। वो उनका इंटरव्यू होता है जब वो बरतानिया के अखबारात में जो छपता है उसमें उनके अल्फाज और लहजा और होते हैं। 2018 में
आपकी हुकूमत आई तो कठपुतली का इल्ज़ाम आप पे लगा और आप उस वक्त कुछ और बातें कर रहे थे, ये मौजूदा हुकूमत अपोजिशन में थी, ये कुछ और बातें कर रही थी। आज जो इल्ज़ामात आप हुकूमत पे लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम आपको भी कहा जाता था। इस बदलते लहजों से हम क्या लें, हम क्या अखज़ करें इससे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बदलते लहजों की हमें किसी की ज़रूरत है कि या किसी बैसाखियों की ज़रूरत है या हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है। हम तो इस मुल्क की खातिर अगर कोई एक पॉजिटिव पैगाम दिया है इमरान खान ने, मेरा ख्याल है उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। दूसरी बात, मिजाज का जहाँ तक बात है, आज अगर मेरा इस वक्त मिजाज आपके साथ अच्छा है तो मैं आपसे मुस्कुरा के बात करूँगा, हंस के बात करूँगा, और अगर मेरा मिजाज में तल्खी आज आई हुई है, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो मैं आपके साथ मिजाज मुख्तलिफ अंदाज में बात करूँगा। लेकिन अगर करक्स एक है, कंटेंट्स में फ़र्क नहीं है, तो उसमें मेरा ख्याल है कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो आपने कहा कि हमारे बारे में 2018 में कहा गया, देखें, एक बात कही जाती रही, मुस्तकिल एक बयानिया बनाया गया कि जी आरटीएस बिठाया गया था, इलेक्शन कमीशन उस वक्त मिला हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले किए, एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इमरान खान आया, ये 3-4 नैरेटिव बिल्ड हुए। मैं 2 बातें करता हूँ हमेशा। अगर उस वक्त इमरान खान को जब कहा गया कि जी आप इस पे कमेटी बनाएं, एक कमेटी बनाई गई जो कि पॉलिटिशियंस के या कायमा कमेटी कहें, इसी मौजू पे इसको डिग आउट करने के लिए विद द कंसेंट ऑफ द अपोजिशन पार्टीज, लेकिन उसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाने नहीं दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, इनके पास 16.5 महीने की हुकूमत रही। 16.5 महीनों में कौन सी इन्होंने फाइंडिंग्स लेकर आए कि जनाब आपको गलत तरीके से जिताया गया था और आपको आरटीएस ये बिठाया गया, और क्यों बिठाया गया और कौन लोग उसमें मुलव्वस थे, किन लोगों का इसमें चलिए अब आप 2024 पे आ जाएं, आपको बेनिफिट मिला। 2024 पे आ जाएं। आखिरी बात सर साहब, अब साहब से आखिरी बात, तीसरी बात ये थी कि कितने लोग थे फॉर्म 45 लेके खड़े हुए, क्योंकि 2017 का ये कानून था इसके जरिए फॉर्म 45 थे। आज हमारे पास 2 बातें हैं, फॉर्म 45 हम लेके घूम रहे हैं जो सैकड़ों की तादाद में है। नंबर 2, हम ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं, अगर हमारे पास अख्तियार हो हम एक दिन ना लगाएं, हम जुडिशल कमीशन बना दें। आज भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दें, इसलिए जब तक आप कोई फाइंडिंग्स ना दें, मेयरली परसेप्शन या प्रिजम्पशन की बुनियाद पर कहें कि ये थे या हम वो हैं, तो दोनों को मेरा ख्याल है एक फ़र्क होगा। आज भी मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, ये 4 हल्के खोल के आप देख लें, आपके सामने नजर आ जाए। नहीं देखिए, ये 4 हल्कों का तो आप 2013 से एक ही 10 साल हो गए हैं, आवाम को भी इसी तरफ लगाया हुआ है। ये ट्राइब्यूनल्स अगर आपके आज जाएगी, अभी आपको थोड़ा डिले से आएगी, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको अभी फॉर्म 45 का 47 का इशू हुआ, आप भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था और धांधली हुई है, जो मुस्लिम लीग नून 2018 में कह रही थी, वही बातें आज आप कर रहे हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि अभी ट्राइब्यूनल्स में तो आपके केसेस जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आपके हक में फैसला आ गया रिजर्व सीट्स में, तो फिर जब आपको ये सारा कुछ मिल रहा है तो फिर इतनी सख्त जुबान जो मैंने जिक्र किया, जिसका आप जिक्र गोल कर गए हैं जवाब उसका, कि जो बरतानिया के अखबारात में छपता है और जो वहाँ सेमिनार होते हैं वहाँ जुबान और बोली जाती है। अगर कहें तो मैं आपको कोट करके वो सुनवा देता हूँ अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन जब अभी आज जो पैगाम आता है वो और है। तो ये दो तरफा किस्म, दोगली किस्म की पॉलिसीज क्यों हैं? कंफ्यूज हैं आप? देखें, पहली बात तो यह है कि ट्राइब्यूनल्स में देखें, एक बात आप जो कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स में हमारे केस चल रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स में भी हमारे केस नहीं चलाने दिए जा रहे। आपको पता है इस मौजूदा हुकूमत ने पहले ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, फिर एक्ट लेकर आ गए, जिसके जरिए हमारे केसेस उठा करके पहले रिटायर्ड ट्रांसफ़र कर दिए, फिर उठा करके हमने स्टे लिया। अभी तक वो प्रोसेस इन लिम्ब है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया। इसलिए मैं अभी ये कहूँ कि ये इस रास्ते में रुकावट कौन है, ये मौजूदा हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट में भी पहले दिन से गए हुए हैं कि आप इलेक्शन कमीशन के इन गलत फैसलों और रिटर्निंग ऑफिसर के इन गलत फैसलों के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि ये ऑडिट करा लें फॉर्म 45 के जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हैं, और आज तक इन्होंने फॉर्म 45 लेकर नहीं आए हैं। ये लोग जो ट्रिब्यूनल ने इनको कहा है, ये भाग रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास, या कभी एक्ट का सहारा कभी ऑर्डिनेंस का सहारा लेते हैं। अब आपने जो बात की है, देखें, आप इस वक्त की स्टेटमेंट को आप ओवरऑल इन
टोटल कंटेक्स्ट मिले। आपके सामने बन्नू का वाक़या है, आपके सामने अज़्म इस्तेहकाम वाली बात कि ऑपरेशन है, नहीं है, पॉलिसी है, क्या है, ये जो भी इबहाम है वो आप सामने रखें। आज जिस अंदाज में हमारे साथ बिहेवियर हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, हमने वो खुल के बातें की हैं और एक दफ़ा नहीं, एक से ज़ायद मरतबा की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे हक़ में फैसले दे दिए, इन्होंने क्या किया? अता तारा ने मुझे बताएं किसके कहने पे? सुप्रीम कोर्ट कैबिनेट का डिसीजन नहीं हुआ था, हुकूमत का फैसला तो नहीं था। नंबर 2, ये फैसला ना इत्तेहादी लोगों से मुशावरत थी, किन के कहने पे माहौल ख़राब किया और आकर के कहा जी फॉर्म 40 ये हम बनाएंगे, इनके ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे, किन बुनियाद पर? ठीक है, साइफर की ठीक है, बुनियाद मुझे पर, मुझे मुझे की मुझे बुनियाद आगे पर जाने दें। और मैं जिस पूछता तरह हूँ की आपका ये बातें सवाल। हैं, वो आपके हमें सामने हैं। ये जो चीजें हमें हैं, दानियल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। दानियल साहब, अस्सलाम वालेकुम। दानियल साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये बताइएगा कि शोएब शहीन साहब की आपने बातें सुनी होंगी। मैंने प्रोग्राम के शुरू में अलीमा खान साहब का एक बयान सुनवाया है जो अडयाला जेल के बाहर से आज उन्होंने दिया, जिसमें खान साहब का पैगाम है जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए। आपने भी सुन लिया होगा उसमें कि उन्होंने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं और पुतली हुकूमत जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट नहीं है उसकी हमायत बंद कर दें। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर हमायत बंद होगी तो आपकी हुकूमत कायम रह पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये जो आज इनका टोन और टेनर है, इसमें जो चेंजिंग आई है वो एक लोगों को सिर्फ गुमराह करने की साजिश है। ये जब जो है इनको लगता है कि ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं, जब इनको लगता है कि सब कुछ अब इनके खिलाफ चल रहा है, जब इनको नज़र आता है कि अब आवाम के पास इनका चूरन नहीं बिक रहा, तो ये फिर इस तरह का यूटर लेते हैं फिर मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। इनका एक ग्रुप जो है वो साथ बैठकर फिर मलाइन कर रहा होता है आर्म फोर्सेस को, आपके इंस्टीट्यूशन को, आपके आर्मी चीफ को, आपके शोधाओं को। ये आज भी अगर ये इतने तैयार हैं बात करने के लिए, इतने तैयार हैं पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए, तो फिर अपनी स्टेटमेंट सारी रिट्रैक्ट करें और बताएं कि जो हमारे लोगों ने जिन्होंने हमला किया था, वो यास्मीन राशिद हों, वो उनके और MNAs हों, वो इमरान खान साहब के नेफ्यू हों, उन्होंने इमरान खान साहब के कहने पे किया था, जो इमरान खान साहब ने खुद कन्फेशन किया और उनके कहने पे किया, लेकिन अब हम नहीं करेंगे, अब हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। इंस्टीट्यूशन से भी मांगे, गवर्नमेंट से भी मांगे और कहें कि जो हमने पाकिस्तान को आग लगाई थी, पाकिस्तान की शौदाओं के मुजस्मों को आग लगाई, पाकिस्तान के उन जहाज़ों को आग लगाई थी जिन्होंने इंडिया के दर्जनों जहाज़ों को आग लगाई, उनको इन्होंने आग लगाई, वो माफ़ी मांगे कौम के साथ कि हमने गलत किया, माफ़ी मांगे कौम के साथ कि हमने का घर जलाया, माफ़ी मांगे कौम से कि हमने लोगों को उकसाया, हमारे जो सरबराह चूरन तो लहराया गया। आपने कहा चूरन नहीं इनका बिकता, चूरन तो जी सर भाई सुने, मेरा सवाल, चूरन तो उनका हर किस्म का बिक रहा है, चाहे वो आप जो मर्जी कह लें कि वो पहले ये बात कर रहे थे, अब ये बात कर रहे थे, चूरन उनका बिक रहा है। सवाल ये है कि एहतजाज हो रहा है इस वक्त पूरे मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़, बातें हो रही हैं कि नया वज़ीर आज़म आ जाएगा या नए इलेक्शंस होंगे, और आप ये कह रहे हैं कि ये माफ़ी मांगे इस बात पे। वो आपसे कह रहे हैं कि आप लोग भी PTI पे पाबंदी लगाने की बात कर दी आपने, आर्टिकल 6 की बात कर दी, तो ये जो एक तलखी दोबारा पैदा हुई है आपकी तरफ से, तो आप ये कह रहे हैं कि उसके जवाब में वो नरम हो गए, तो अगर वो फिर तल्ख हो गए तो? अफसार भाई मुझे बात बताएं, आप अपने आर्मी चीफ के ऊपर उसको पूरी दुनिया में आप लेके जाकर आप उनको ह्यूमिलिएट करें, आप अपने इंस्टीट्यूशन को ह्यूमिलिएट करें, उस इंस्टीट्यूशन को जिन्होंने इनकी खातिर, हमारी खातिर, कि जिन्होंने अपना आज कुर्बान किया हमारे कल की खातिर। 160 लोगों ने आज तक शहादतें नोश की हैं, खाली इस अभी जितना खाली टर्म शुरू हुआ है, इसमें ऑफिसर्स थे, इसमें जवान थे, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। जब ये पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं तो किसको कमज़ोर करते हैं? ये पाकिस्तान को कमज़ोर करते हैं, ये पाकिस्तान की मैशत को कमज़ोर करते हैं। और इनका अगर आप डे 1 से आप उनको उठाएं, इनका तरीका वारदात, तो इनका तरीका वारदात यही है
जब IMF पाकिस्तान आ रहा था, ये झोलियां भर भर के दुआ कर रहे थे कि IMF से पाकिस्तान की निगोशिएशन ना हो। ये IMF के बाहर प्रोसेशंस कर रहे थे जब आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अपने IMF के टर्म्स निगोशिएट करते पाकिस्तान के लिए, गरीब आवाम के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए। तो ये वहां खड़े होके इनकी पूरी कोशिश थी, ये कभी उनके मुजस्मे जलाएं, कभी पुतले जलाएं, कभी क्या करें कि पाकिस्तान के साथ तुम लोगों ने निगोशिएट नहीं करना, पाकिस्तान के गरीब के लिए निगोशिएट, ठीक है, पाकिस्तान के बेरोजगार के लिए मुझे ये इनका तरीका दानियल साहब, मुझे एक ये भी पता है डीप डाउन कि पाकिस्तान, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद तो यहीं से बात जारी रखेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी हैं, उनका धरना भी इस्लामाबाद में जारी है इस वक्त। और हम बात कर रहे हैं कि जो आज खान साहब ने एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की है एस्टेब्लिशमेंट को, उस पर हम बात कर रहे हैं। और उस पर जैसे कि इस पहले हिस्से में हमने बात की है कि कुछ रहनुमा तहरीक इंसाफ के वो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और कुछ नरम इस्तेमाल करते हैं। आज ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर साहब ने, जो एपिक्स कमेटी के मेंबर हैं और उसमें बैठे थे कुछ दिन पहले, और वहाँ एलामिया पे उन्होंने दस्तखत किए हैं कि हम सूबे में एक ऑपरेशन करेंगे उन तमाम मुसल्लह अफराद के ख़िलाफ़ जो कानून का अपने हाथ में लेते हैं। अभी आज एक जलसे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हम न बेवकूफ हैं न पागल हैं, हमने तजर्बे में देखा इस ऑपरेशन के तजर्बे में कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। मैं बैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। जी शोएब शहीन साहब, आपने सुना अली मीन गंडापुर साहब की बात। आज खान साहब का पैगाम भी जनरल आसिम के लिए है। तो फिर क्या, जैसे उन्होंने कहा अली मीन गंडापुर साहब ने कि हम कोई बेवकूफ़ नहीं हैं, आपके मुखालफिन भी कहते हैं कि हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है जो आपकी बात पे एतबार कर लें। आधे लोग कुछ बात कर रहे हैं, आधे लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे पूरा होगा? देखिए, पहली बात ऑपरेशन के हवाले से तो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है, और जो शहबाज शरीफ ने विदाउट कंसल्टेशन और जा कर के एक अनाउंसमेंट की थी, बल्कि अज़्म इस्तेहकाम अगर कोई पॉलिसी थी भी उसको डिस्प्यूटेड कर दिया पहले दिन से आकर के कि जी हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। देखें, फ़ौजी ऑपरेशन के वहाँ सूबा मुतामिल नहीं हो सकता, इससे नफ़रतें बढ़ेंगी। पहले भी आपने ऑपरेशन किए हैं, उसका अंजाम क्या बना, इसका फ़ायदा किसी को नहीं होना। मुल्क के ख़िलाफ़ ये एक लिहाज से होगा, मुल्क के लोगों के ख़िलाफ़ होगा। वहाँ की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। उस तरह का ऑपरेशन तो नहीं होगा जो पहले होते रहे हैं, और एपेक्स कमेटी में इस पर बहुत तफसील से बात हुई है। देखिए, एपेक्स कमेटी में जो तफसीलात आई हैं उसकी हद तक तो मेरा ख्याल है वज़ीर आला वहाँ मौजूद था, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर आप पुलिस को एम्पावर आज कुछ और का है, CTD को एम्पावर करें, वहाँ की सिविलियंस को, अथॉरिटीज़ को एम्पावर करें, लेकिन जो आप अगर उसका कोई फौजी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो कि अनाउंसमेंट की थी शहबाज शरीफ ने, उसकी मुखालफत सब ने की है, कोई खाली पीटे ने नहीं की। ENP ने भी की है, मौलाना फजल रहमान ने भी की है, PTM ने भी की है, सभी जमातों ने की है जो जिनकी वहाँ थोड़ी बहुत भी जिनका कोई से है या वहाँ उनकी कुछ सीटें हैं। मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से वहाँ की आवाम की ये डिमांड है। एक बात मैं और जो दानियाल साहब ने की है कि जी हम गरीब को, किसान को, मजदूर को फ़ायदा देने के लिए बड़े नेगोशिएशन कर रहे हैं और बड़ी मेहनतें कर रहे हैं। इनको गरीबों को नहीं, अपने मफादात का सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुझे बताएं, बिजली गैस जिस तरह इन्होंने बढ़ाई है और आज गरीब आदमी के लिए जीना महाल कर दिया है, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। आज 12 रुपए के बिजली के यूनिट को ये तकरीबन 100 रुपए पे ले गए हैं। उसके साथ आप किसान की सूरत हाल देख लें, गंदम स्कैंडल में 400 अरब रुपए खा गए। जो गुफ्तगू होती है इनके अनवार काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान, वो आपने गुफ्तगू सुन ली, तो उसने कहा जी तुमने गंदम स्कैंडल में पैसे खाएं, हालांकि इसमें शहबाज शरीफ समेत, मोहसिन नकवी समेत ये सारे शामिल हैं, और उसकी तहकीकात फ्री एंड फेयर किसी इदारे से होनी चाहिए। आज तक कहा गया था कि जी कमेटी बन गई है, आपको हम मिनट्स देंगे कमेटी के, किसी के सामने नहीं आए। कहते हैं जी 2 मुलाजमीन को हमने कुछ सस्पेंड किया है, और वो आगे से जवाब कहता है नहीं, आपका अगर मैंने फॉर्म 47 की बात की तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
और उसका किसानों का ठीक है। सिर्फ पंजाब का जो एस्टिमेटेड लॉस है वो 800 अरब रुपए का है, ये इन्होंने किया है। और मजदूर के लिए आज सिचुएशन मैं ये है शुएब कि साहब, फैक्ट्रियां बंद दानियल हैं, साहब से मैं पूछना इंटरनेशनल चाहता हूं, मुझे सारी सिर्फ आप रेस्टोरेंट एक बंद है। सवाल का जवाब दे दें पहले आपकी शुएब इस तरह साहब यकीन कि नाकाम होगी। आपकी जमात अब नए इंतखाबात चाह रही सिर्फ है एक बात या करके, आप आपके सवाल की अपनी तरफ आते इन्हीं असम्बलियों के जरिए खान साहब को बाहर देखना चाह रहे हैं? आप चाह क्या रहे हैं? देखिए, एक बात करके आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब की तरफ आता हूँ। देखें, ये 48% इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे बढ़ाए हैं, प्रेसिडेंट के खर्चे 68% बढ़ाए हैं, इन्होंने अपने लिए मराहत बढ़ाई हैं MNAs और सेनेटर्स के लिए, 500 अरब रुपए के MNAs के खाने के लिए इन्होंने रख दिए हैं। तो ये अवाम और गरीब के जिस तरह के मुहाफ़िज़ हैं वो सब आपके सामने आंखों के सामने आ चुका है। दुबई स्कैंडल आपके सामने आ चुका है जिसमें ये सारे ख़ानदान इसमें ये मुलव्वस हैं और माल और मता यहाँ से लूट के वहाँ ले गए। अब आप आते हैं खान साहब की बहाली की। खान साहब मुख्तसरन बताएं, मुख्तसरन। अदालतों के जरिए और सुरखरू होंगे और एक केस, मुख्तसर बता रहा हूँ, एक केस बच गया है। अब ये 9 मई का ड्रामा तो कल आपने देख लिया, लाहौर हाई कोर्ट में जो कुछ वहाँ सामने आया, एक एविडेंस नहीं ला सके। वो एडवोकेट जनरल जिसको 40 लाख रुपए ये माहाना पैकेज देते हैं एज ए स्पेशल केस, और उनको पहले 1 दिन का टाइम दिया, 2 दिन का दिया, 3 दिन का दिया, नए इंतखाबात कुछ भी नहीं ला सके या इसी सिस्टम में जिद्दोजहद। एक केस तोशाखाना 2 कहें या तोशाखाना 4 कहें, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो इंशाल्लाह बाहर आएंगे। जो इस वक्त हमारे मैंडेट का ताल्लुक है, 2 ऑप्शन है, या जुडिशल कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए हम आ जाएंगे इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ, अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि नए इलेक्शन जाएंगे। और इमरान खान साहब ने जो आज, ठीक है, बहुत शुक्रिया दानियल साहब। दानियल साहब, आपने सुन लिया वो क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बने जो इन इंतखाबात तहकीकात करे, और क्योंकि उनका ख्याल है कि उन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए थी, अगर वो नहीं मिलती तो वो नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे। आप मान लेंगे ये मुतालबा उनका? देखिए, मैं इनकी बात सुनकर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, कि इनकी आप जो बात सोचें, ये अपनी हर बात से खुद कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। हर बात से जो ये बात करते हैं उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट भी खुद करते हैं। फिर इनका कभी बयानिया एक होता है, कभी दूसरा होता है। मुझे एक बात बताएं कि ये इतने जो अलमदार बने हुए हैं, क्या नाम है, कि हम इलेक्शन हो जाएंगे, ये इन्होंने 2013 के इलेक्शन के बाद, जब 2018 के इलेक्शन के बाद भी 13 के बाद इन्होंने इसी तरह कहा। अब जब चाइनीज प्रेसिडेंट का पाकिस्तान विजिट था तो अभी वो पहुंचे नहीं थे, हमारी हुकूमत को कुछ महीने भी नहीं हुए थे, ये लॉन्ग मार्च लेके आ गए थे पाकिस्तान को डीरेल करने के लिए, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। तब भी ये कह रहे थे कि हमें आगे की बात करें, उसको छोड़ें, आगे बताएं। इसी तरह होते रहे। जो सवाल पूछा उसका जवाब। बसाखियों की तलाश इनकी आज बसाखियों की है, लेकिन इनकी जो 11 साल की कारकर्दगी है KPK में, सिवाय झूठ के, सिवाय नफरत के, सिवाय पाकिस्तान को तकसीम करने के, पाकिस्तान को तोड़ने के, इनकी सियासत में कोई हकीकत नहीं है। आज ये जब ऑपरेशन की हम बात करते हैं, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज करती हैं, तो वो अपनी आप क्या इनको पता नहीं है कि खाली जो लास्ट ईयर 1600 से तकरीबन 1600 लोग शहीद हुए दहशतगर्दी के चीज़ों में, डिफरेंट दहशतगर्दी के वाक़यात में, 1500 तकरीबन लोग जो है ज़ख्मी हुए। अब ये साल शुरू नहीं हुआ तो 600 लोग के लगभग लोग शहादतें नोश कर चुके हैं। लेकिन तो मुझे एक बात आप बताएं, बता दें कि आप उनका मुतालबे पे जुडिशल कमीशन बनाएंगे या नए इंतखाबात करवाएंगे? जो पाकिस्तान कमजोर कर, लेकिन ये उनकी पुष्टपनाही इसलिए करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इंटरनली और एक्सटर्नली आइसोलेशन में जाए, ये चाहते हैं कि दानियल साहब सवाल का जवाब तो दे दें। कि पाकिस्तान कमजोर होगा तो इनका चूरन बिकेगा, ये चाहते हैं कि आपकी अफवाज कमजोर हो। जी 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 अफसार साहब, सवाल का जवाब दे दें। जुडिशल कमीशन बनाएंगे या नए इंतखाबात करवाएंगे? मुख्तसर। किस सवाल का? कौन सा? कि आप इनके मुतालबे पे जुडिशल कमीशन बनाएंगे? किस चीज का अफसार साहब, किस चीज का नए इलेक्शन? हम मेजॉरिटी लेके आए हैं, बैठे हैं, हम इनको बाई इलेक्शंस में ढूंढते रहे कि भाई फॉर्म 45 लो और आओ जवाब दो। अभी तक लोग भाग रहे हैं इनके पीछे, इनको कॉले कर करके बुला रहे हैं कि आके अपने फॉर्म 45 ले लो, ये बात की नजर ही नहीं आ रहे।
इन्होंने ठीक है। जहां जहां रिटें की इनकी रिट उड़ गई। बहुत शुक्रिया मैं जिस मेहमानों जगह का, में दानिश गया, चौधरी, शहीन साहब। और ब्रेक लेंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है बहुत अहम, और उस पर एक रद्दअमल आया है, जिसके रद्दअमल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने भी बयान जारी किया है। एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद धरनों का शहर, लाइव इस वक्त क्या मनाजर हैं फैज़ाबाद इस्लामाबाद के, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ट्रैफिक यहाँ पे कितना जैम है, और कितना ये ड्रोन शॉट लिया गया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। बराह रास्त हम फैज़ाबाद से ये आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जमात इस्लामी का जो धरना है और उसके जो लोग हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, और दूसरे इस्लामाबाद के जो रावलपिंडी के शहरी हैं वो भी इसमें फंसे हुए हैं। और ये कब तक जारी रहता है अभी तक इसके बारे में कोई इतलात नहीं है। कमेटी एक बना दी है हुकूमत ने, 3 मेंबर कमेटी, जो मुज़ाकरात करेगी जमात इस्लामी से और इस धरने को किसी कंक्लूजन पे लाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, बड़ी अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक नेशनल एक्शन प्लान से है, जिसकी एक मीटिंग एपेक्स कमेटी की मीटिंग कुछ ही दिन पहले हुई थी, जिसमें हर किस्म की इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की बात की गई थी। और ये प्रेस रिलीज इसलिए जारी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के रद्दअमल में कुछ सियासी और मजहबी जमातों ने उस पर तनकीद की थी और एहतजाज का ऐलान किया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है प्रेस रिलीज में, वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुबारक अहमद सानी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 को सुनाया। फैसला उर्दू में लिखा गया है ताकि अवाम नास भी इसे आसानी से समझ सकें। फैसले में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। और ये भी सरी अल्फाज में कहा गया है कि ख़ुद को अहमदी कहने वाले दोनों ग्रोह दीन शरीयत और आइन व कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। ख़ुद को अहमदी कहने वालों को अवामी या निजी सतह पर मुसलमानों में अपना अक़ीदा फैलाने का हक़ नहीं है। और हुकूमत पंजाब की नज़र सानी दरख्वास्त कबूल करते हुए इस बात की तफसीली वजाहत कर दी गई है। नज़र सानी दरख्वास्त की समाअत के मौका पर अदालत ने पाकिस्तान के मुस्तनद इल्मी इदारों से रहनुमाई तलब की है। इनके अलावा उन अफराद को भी अदालत में अपने तहरीरी दलाइल देने का मौका फ्राहम किया। अदालत ने पार्लियामान की कमेटी की कार्रवाई का भी जायज़ा लिया और कमेटी के अरकान, उस वक्त 1973 की बात हो रही है, 74 की, और कमेटी के अरकान बशमूल मुफ्ती महमूद, मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी, मौलाना अब्दुल हक साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अजहरी साहब, मौलाना सैयद मोहम्मद अली रिजवी साहब, मौलाना सदरुल शहीद साहब, मौलाना नेमतुल्लाह साहब, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब और दीगर नामी ग्रामी अहले इल्म के रिकॉर्ड पर मौजूद बयानात से भी रहनुमाई हासिल की। और इसके अलावा मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी साहब और दीगर मुमताज़ अहले इल्म की तहरीरात पर भी गौर किया, जिनका जिक्र फैसले में है। फैसले में वफाकी शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए हुए फैसलों की पाबंदी भी की गई। इस सब के बावजूद ऐसे अफराद जो बारहा मौका फराहम किए जाने के बावजूद अदालत की मुआवनत के लिए पेश नहीं हुए की जानिब से अब बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का आगाज़ किया गया है और वो अपनी आरा को जय्यद उलमाए कराम के मौक़िफ़ से ज़्यादा मोतबर बनाकर पेश कर रहे हैं, जो बहुत ही गैर मुनासिब है। आइन शहरियों को आज़ादी इज़हार राय की आज़ाद हक देता है, मगर उसे इस्लाम की अज़मत या मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस फैसले को गलत मफ़हूम पहनाकर प्रोपेगेंडा करना मुल्क व कौम की खिदमत नहीं बल्कि फ़साद फिल अर्ज़ के ज़ुमरे में आता है, जिसकी इस्लाम ने ममानियत की है। आइन और कानून में भी ऐसी हंगामा आराई की इजाज़त नहीं है। बड़ी अहम स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, इस पर गौर कीजिएगा। गुड नाइट।